जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। एसएससी का कैलेंडर जो कि बहुत पहले रिलीज हो चुका था, उसमें एसएससी फेज 11 की वैकेंसीज की डेट के अनुसार नोटिफिकेशन लेट हो गया। उसका रीजन बेटा एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च करी है और कल ही एसएससी फेज 12 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो जल्दी ही आपको सीपीओ का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जो भी थोड़ा सा डिले हुआ है। तो आप सीपीओ का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे तो अभी ये ही नहीं जानते हैं कि ये एसएससी का फेज एग्जाम क्या है। एसएससी हर साल इस पर वैकेंसी रिक्रूट करती है और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बेटा कंपटीशन बहुत कम है, ना के बराबर है, ये मान लो। इसका रीजन क्या है? सबसे पहली चीज बेटा, बच्चों को एक तो इसके एग्जाम के बारे में नॉलेज ही नहीं है ना। दूसरा, ये एग्जाम 3 लेवल पे होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल एक ही एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम है केवल। कोई प्री मेंस फिजिकल इस सब का कोई लफड़ा ही नहीं है बेटा। केवल एक एग्जाम आपको देना है और वो एक एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सीधे ज्वाइनिंग ले सकते हो, यानी आपको केवल एक एग्जाम देके नौकरी मिल सकती है एसएससी में। एसएससी के जनरली ऐसे किसी भी एग्जाम में इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि एक एग्जाम के बेसिस पर आपको जॉब मिल रही हो। सब एग्जाम्स में प्री और मेंस का तो प्रोसेस है ही, मोस्टली एग्जाम्स में। ऐसे और भी एग्जाम है जिनमें सिंगल एग्जाम होता है। दूसरी चीज बेटा, ये फेज 11 है। मैं अभी थोड़ा सा आपको डिटेल नॉलेज ना देते हुए ब्रीफ में बताऊं तो बेटा ये है कि जैसे इसमें ना स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी होती है। जैसे आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी कर रखा होगा, बीएससी में भी हो सकता है आपने बीएससी प्रोग्राम से कर रखा हो या आप किसी ऑनर्स से कर रहे हो कि केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है या मैथमेटिक्स ऑनर्स है। तो इसमें ना स्पेशलाइजेशन के हिसाब से पोस्ट निकलती हैं। जैसे बेटा मैं अपनी बताऊं, मेरे पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट था जियोलॉजी। जियोलॉजी मैं कह रहा हूं, जियोलॉजी एक सब्जेक्ट था। तो इसमें ना एक जियोलॉजी के आधार पर पोस्ट निकलती है। तो मैं जियोलॉजी से हूं अगर, तो मैं उस पोस्ट को भर सकता हूं। और ऐसे केवल जो जियोलॉजी सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वही भर सकते हैं। तो एक बेटा बीच में ना एक ऐसा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन ये मांग लेते हैं कि जो जिन बच्चों पे है वही भर सकते हैं। कुछ ऐसी भी पोस्ट होती है जिसमें सभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसमें सब 12th वाले एलिजिबल हैं। जैसे 12th लेवल पे भी किसी ने डिप्लोमा कर रखा है किसी ट्रेड में, किसी ने 12th कर रखा है स्ट्रीम से, पीसीएम स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन की अलग अलग पोस्ट हैं, तो जिसमें जो रिक्वायर्ड है उसी को बच्चा बेटा भर सकता है, इसलिए कंपटीशन कम है। यानी जैसे मैं कहूं तो मैंने जियोलॉजी से बीएससी करी है, तो मेरा कंपटीशन केवल जियोलॉजी वाले बच्चों से ही होगा, है ना। यानी उस पोस्ट के लिए केवल वही बच्चे एलिजिबल हैं, बाकी सबको फ्री तो वो देने जाएगा, बट जब स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं तो उन सबको बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो ये है कुछ फेज 11। डिटेल में मैं आपसे पोस्ट के बारे में भी बात करूंगा कि कौन सी पोस्ट सब बच्चे भर सकते हैं, कौन सा किसका स्पेशलाइजेशन है तो उसे भर सकते हैं। बाकी ऐसे पद जिन पे सब एलिजिबल हैं उनके बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि इस पे तो कोई भी बच्चा भर सकता है। इसके बेटा लगभग 2000 के लगभग इसके पद देखने को मिले हैं बेटा। तो आप इसका क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, उसका भी एक नोटिस आया कि आप नई वेबसाइट के थ्रू ही आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूं, अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो एसएससी का कल ये नोटिस आया, आपके सामने बेटा नोटिस है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द इंपॉर्टेंट डेटेड नोटिस, यानी जो नोटिस रिलीज हुआ था उसके बारे में ही कह रहा है। 19 तारीख को वो नोटिस आया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, जिसके थ्रू एसएससी ने ये बताया था कि इन्होंने न्यू वेबसाइट लॉन्च करी है जो कि है ssc.gov.in, ssc.gov.in। और इस नई वेबसाइट पे ही अब सारे काम हुआ करेंगे, सारे अपडेट्स आएंगे, सारे फॉर्म भरे जाएंगे। पहली जो वेबसाइट थी दैट इज ssc.nic.in शैल बी कंटिन्यू टू असेसेबल, यानी बट सारे के सारे काम जो होंगे ना बेटा वो नई वेबसाइट पे आएंगे। ऑल द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड देयर आर नोटिसेस फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन शैल henceforth बी पब्लिश्ड ऑन द न्यू वेबसाइट ओनली। यानी जो बेटा फर्दर अपडेट्स आने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के, वो सब अब आपको नई वेबसाइट पर ही देखने को मिलने वाले हैं, पुरानी वेबसाइट पर वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप नई वेबसाइट से बेटा जल्द से जल्द जुड़ जाएं। अकॉर्डिंगली टू द एप्लीकेशन इन दिस रेस्पॉन्स टू दीज नोटिसेस विल आल्सो बी एक्सेप्टेड ऑन द न्यू वेबसाइट ओनली
All the candidates who wish to apply in response to these notices will be required to generate one time registration. यानी आपको बेटा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा इस नई वेबसाइट पे, तभी आप आगे फॉर्म वगैरह फिल कर पाएंगे, है ना। तो आप इस नई वेबसाइट ssc.gov.in, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, इस वेबसाइट पे जाके बेटा आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। क्या प्रोसेस है वो सारा मैं आपको बता चुका हूं, तभी आप इस फॉर्म को और आप फर्दर आने वाले फॉर्म्स को भर सकते हैं। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, देखो इन द न्यू एप्लीकेशन मॉड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना। द एप्लीकेशन मॉड्यूल विच विल प्रोवाइड यूजर नोटिस पब्लिश्ड ऑन द न्यू वेबसाइट हैव प्रोविजन ऑफ कैप्चरिंग ऑफ लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स। यानी अब जो हमें एसएससी की वेबसाइट पे फोटो अपलोड करने पड़ते थे, जो फोटो अपलोड करना पड़ता था अलग से, अब इन्होंने बेटा ना लाइव फोटो का सिस्टम दे दिया है कि सीधे आप वेबकैम से या मोबाइल को वेबकैम की तरह यूज करके सीधे लाइव फोटो अपलोड करो। यानी आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं, लैपटॉप के कैमरा से सीधे फोटो क्लिक होकर अपलोड हो जाएगा। दिस इज चेंज from the earlier dispensation where is the candidates were required to upload a photograph already captured. In the new application module, live photograph of candidate will be captured. यानी न्यू लाइव फोटोग्राफ अब आप कैप्चर कर सकते हैं, ये साफ साफ इसमें बता दिया गया है। इधर वेबकैम ऑन कंप्यूटर लैपटॉप और एन एंड्रॉइड डिवाइस कैन बी यूज्ड, यानी आप एंड्रॉइड डिवाइस अपने मोबाइल फोन वगैरह से भी कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर व्हाइल अपलोडिंग देयर फोटोग्राफ, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट। यानी ऐसा नहीं है कि अब आप लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन दे दिया है तो कैसा भी फोटो अपलोड कर देंगे। बेटा आपको एक अच्छी लाइट होनी चाहिए कमरे में, आज जिस भी जगह आप बैठे हैं। कैमरा इज एट द आई लेवल, यानी आंखों के लेवल पे कैमरा होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हैं, आंखों के लेवल पे कैमरा होना चाहिए। पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम एंड लुक स्ट्रेट अहेड। कैंडिडेट स्टूडेंट वियर कैप, मास्क, ग्लास, स्पेक्टिकल्स, यानी आपने चश्मा ना पहना हो, कैप ना लगाया हो, गॉगल ना लगा रखा हो, आपका फोटो एकदम क्लियर आना चाहिए, लाइट विजिबल होनी चाहिए। तो ये बात तो थी नए नोटिस के बारे में जो आपके अपडेट्स आए। अब बेटा अगर हम फेज 12 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन बेटा कल हमें देखने को मिला, जिसके बारे में क्या कहा गया है ध्यान से देखिए। देखो नोटिफिकेशन तो काफ़ी बड़ा है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। 26/2/2024 यानी कल से 18 मार्च तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। और इसकी एक हमें करेक्शन विंडो भी बता दिया कि 22/3 से 24/3 करेक्शन विंडो रहेगी। एक फेयर एग्जाम डेट भी है टेंटेटिव, 6 से 8 मई के बीच ये एग्जाम होगा। बेटा 3 लेवल में एग्जाम होता है, मैट्रिकुलेशन का अलग एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा, 12th लेवल का अलग होगा, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर भी आपको एक दे रखा है, टोल फ्री हेल्पलाइन इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फील फ्री टू कॉल दिस नंबर। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म फिल करते हुए फेस कर रहे हैं तो आप इनसे कंसल्ट कर लें, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो फेज 12 के 2024 की पहली भर्ती ये आई है फेज 12 की। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज एज लिमिट क्या है। देखो मैंने बताया ना बहुत सारी पोस्ट है बेटा, बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट है। अब तुम किसके लिए एलिजिबल हो, या तो तुम नोटिफिकेशन में डिटेल में देखो उसे, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें सब एलिजिबल है, जिन पोस्ट को बच्चे भर सकते हैं। आप एक से अधिक पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, मोर देन 1 पोस्ट पे भी अप्लाई किया जा सकता है, मोर देन 1 पोस्ट पर भी अप्लाई किया जा सकता है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान रखने वाली और क्या बातें हैं। एज लिमिट क्या है, देखो 1 जनवरी से काउंट हो रही है। कब से काउंट हो रही है? 1 जनवरी 2024 से काउंट कर रहे हैं एज। यानी इस तारीख को आप कितने साल के होगे उसके हिसाब से एज देखनी है। ये सब तो छोड़ो, आप बस ये देख लो कि एज कितनी मांगी है। जैसे यहां मैं कहूं कि 18 से 25 है, 18 से 25, तो तुम 1 जनवरी को कितने साल के हो ये चेक कर लो। आप 1 जनवरी को कितने साल के हैं, इस एज क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं या नहीं, वो चेक करना है आपको कि आप 18 से ऊपर हो गए हैं और 25 से कम हो, है ना। मैक्सिमम 25 से कम हो, एक दिन भी कम हो तो भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट की ना क्राइटेरिया दे रखा है कि 18 से 25 वाले का ये एज लिमिट रहेगी, 18 से 27 वालों की ये एज लिमिट होगी, 18 से 28 वालों की, 18 से 30, 18 से 35, 18 से 37। मैंने एक बहुत आसान सी बात आपको बता दी, जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करोगे 1 जनवरी 2024 के हिसाब से देख लेना कि आप फिट बैठ रहे हो उस क्राइटेरिया में या नहीं। अगली बात करें, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट को आप भर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने ये कहा है, द क्रूशियल डेट फॉर एज लिमिट इज 1 जनवरी 2024 और इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। कुछ कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, कुछ कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। तो ऑल ओवर ये कह रहे हैं कि अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस
वो देखा जाएगा 18 मार्च 2024 तक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सारे सर्टिफिकेट्स इस डेट तक से पहले के हों। आपके सारे सर्टिफिकेट्स 18 मार्च 2024 से पहले के हैं। आप पे डिग्री है, ग्रेजुएशन पे कोई अप्लाई कर रहे हो, 12th है तो 12th इससे पहले की होनी चाहिए। 10th अगर आप 10th के बेसिस पे कोई फॉर्म भर रहे हैं तो 10th इससे पहले का होना चाहिए। यानी ऑल ओवर बात यह है, जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो सब इससे पहले की होनी चाहिए। और एज लिमिट 1 जनवरी 2024 के हिसाब से देखनी है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 18 मार्च 2024 के हिसाब से देखनी है। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है जो एज लिमिट और आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। तीसरी चीज सिलेबस क्या है बेटा, बिल्कुल वही CGL CHSL के प्री के जैसा सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। सेम एज CGL CHSL प्री, सेम एज CGL एंड CHSL प्री। सिलेबस भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। सेम एज प्री ऑफ SSC CGL एंड SSC CHSL एग्जामिनेशन। उसमें भी पर सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच। नेगेटिव मार्किंग इन प्रीज ऑफ 1/4, या फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो वी कैन से दैट 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इन क्वेश्चंस वी कैन से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बेटा यहां पर वही है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, दैट इज मैथ्स, बेसिक अरिथमेटिक स्किल। बट दैट डजंट मीन कि एडवांस नहीं आएगा, एडवांस भी पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज, 25 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच, तो 200 नंबर का आपका पेपर है। एंड नेगेटिव मार्किंग इज ऑफ 0.5 मार्क्स। दैट डजंट मीन 1/2, 1/2 मार्क्स। क्वेश्चंस में बात करें तो 1/4 की है, बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, तो सेम CGL CHSL के प्री के जैसा है, कंपटीशन बहुत कम है। बट एक ड्रॉबैक मैं इस SSC फेज 12 का जरूर बताऊंगा कि थोड़ा सा ना प्रोसेस बहुत लेट है। एग्जाम तो भले ही एक है बट प्रोसेस बहुत लेट है। जैसे अभी भी SSC फेज 10 के कुछ पोस्ट पे प्रोसेस चल रहा है। हाँ, एक उसका फैक्टर कोविड भी हो सकता है कि कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई। तो 10, 11, 12, ये 12th है। 11 का तो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ अभी स्क्रूटनी के थ्रू नोटिफिकेशन डेली आते रहते हैं रीजनल वेबसाइट्स पे। बाकी थोड़ा सा प्रोसेस डिले है, मैं ये कहूँगा। तो कुछ बच्चों ने, और कुछ एक ड्रॉबैक बेटा ये भी है कि इसमें ना जैसे अभी इन्होंने पोस्ट बताई उसमें से कुछ ना ही बीच बीच में कैंसिल भी कर देते हैं। तो बच्चों ने थोड़ा सार्कास्टिक वे में इसका नाम सिलेक्शन पोस्ट की जगह कैंसिलेशन पोस्ट भी रख दिया है। बट दैट डजंट मैटर, ऐसा बहुत कम ही पोस्ट में होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे के आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट तो देखो करना पड़ेगा सरकारी नौकरी के लिए, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बहुत ही कम एप्लीकेंट्स होते हैं जो किसी पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल हैं। दूसरी चीज बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि 3 लेवल पे होता है। मैट्रिकुलेशन लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल पे ये सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस में ये पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये पूछा जाएगा। यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे आप देखेंगे तो एडवांस मैथ्स नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखेंगे अगर आप 10th लेवल पे कोई फॉर्म भर रहे हो तो एडवांस मैथ्स नहीं आ रहा है ना। एडवांस मैथ्स का केवल मेंसुरेशन ही पूछा जा रहा है, केवल मेंसुरेशन ही पूछा जा रहा है। बाकी ये बेटा जनरल इंटेलिजेंस का आपका सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। दूसरी हम बात करें बेटा, ये जैसे ये 12th लेवल पे है, हायर सेकेंडरी लेवल, ये हायर सेकेंडरी लेवल पे है, हायर सेकेंडरी लेवल। इसमें आप देखेंगे तो बेटा थोड़े से कुछ टॉपिक्स बढ़ गए मैथ्स में। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो टॉपिक्स कुछ बढ़ा दिए गए मैथ्स में। लेट्स सी, जैसे वहाँ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी है ना। और यहाँ पर बेटा आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेमिस्फीयर, यानी वो तो वहाँ भी था, सर्कल, यानी ज्योमेट्री भी बढ़ गई, ट्रिग्नोमेट्री भी बढ़ गई, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी बढ़ गई। यानी यहाँ पर एडवांस मैथ्स है। 10th लेवल पे एडवांस मैथ्स नहीं है बट यहाँ है। बाकी मुझे तो लगता है इनका सिलेबस तो सेम है, इंग्लिश का, GA का, और इसका सिलेबस लगभग सेम है। जैसे इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे आ गया। ग्रेजुएशन लेवल में तो देखो सब कुछ आ जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, वो जनरल इंटेलिजेंस का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फिर से बेटा वो सब चीज़ें तो आनी है। ये देखो यहाँ पे एडवांस मैथ्स बिल्कुल है, सर्कल, ट्राइंगल, कॉर्ड, टेंजेंट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, है ना। सर्कल, कॉमन टेंजेंट, राइट प्रिज्म यानी मेंसुरेशन आ गया, सिलेंडर मेंसुरेशन, पिरामिड इज इन मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री आ गया बेटा, है ना। और ये आपका DI वगैरह, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार ग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये आपका लास्ट में इंग्लिश का दे रखा है। तो ये बातें थी कि आप बेटा
फेज 12 के एग्जाम को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। 3 लेवल पे एग्जाम होता है, तीनों लेवल पे मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। दूसरा बेटा कि न्यू वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की क्या चीज़ें हैं जो अभी नोटिस में मैंने आपको बताई। तो ध्यान से अगर आप देखें तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एसएससी की न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in, उसको आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। अब इसमें बेटा यहाँ लॉग इन रजिस्टर पे देखो, अब आपको आगे कोई भी फॉर्म फिल करना होगा तो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन काम नहीं आने वाला है, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन काम नहीं आएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा बेटा। कीप दैट इन माइंड, नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉग इन और रजिस्टर करोगे तो ऐसे आपको एक इंटरफेस दिखेगा। तो इस पे सब देखो, सब न्यू ही है इस वेबसाइट पे, तो रजिस्टर नाउ पे आपको जाना ही है। आफ्टर द रजिस्टर नाउ करने के बाद बेटा 4 स्टेप्स हैं, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन। अब इसमें पर्सनल डिटेल्स में सारी चीज़ें आप भर दें जो कुछ इन्होंने मांगी है आपसे। ये सारी पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद पूरी पर्सनल डिटेल यहाँ तक हो गई, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका एक बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड बोला है, और प्लीज सेट अ न्यू पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड डाल के तो आपका बेटा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे फिर एडिशनल डिटेल्स है और एंड में डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन करने के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली हो चुका है। अभी जो हमने बात करी थी कि लाइव फोटो का क्या है, लाइव फोटो का क्या इन्होंने करा है, तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, तो फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्मेट स्पेसिमेन फॉर फेज 12, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब तो वही है कि आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह डालनी है, जेंडर कैटेगरी, है ना, रीजन टू पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड। मैंने क्या बताया, आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जितनी पोस्ट के लिए चाहो। सबकी फीस अलग अलग जाएगी, सबका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग अलग जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप जैसे रीजन, किस रीजन की पोस्ट है, जैसे एनआर रीजन से है या सीआर रीजन से है ना, जिस भी रीजन की पोस्ट है, पोस्ट कोड होगा। अभी मैं दिखाऊंगा ये पोस्ट नेम और लेवल ऑफ पोस्ट, ये भर के यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है। अगर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बता देना है, ठीक है। ये पोस्ट क्या है, पोस्ट कोड क्या है, उस पर अभी आते हैं हम, उस पर भी आते हैं। इसके बाद ये एग्जाम सेंटर के प्रेफरेंसेस है, ये आप भर देंगे, है ना। इसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जब अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आप आएंगे तो बहुत ध्यान से आप देखोगे तो एक ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है साफ साफ, कैप्चर लाइव फोटो। कैप्चर लाइव फोटो यानी अब फोटो ऐसा नहीं है कि आपको स्कैन करके अपलोड करना है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक इट ऑन योर मोबाइल फोन और थ्रू वेबकैम और लैपटॉप कैमरा, आप उससे डायरेक्टली क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। बट मेक श्योर जो इन्होंने कंडीशंस कही हैं, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेट बैकग्राउंड, एंश्योर द कैमरा इज एट द आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटो, यानी आई लेवल पे कैमरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप नीचे या ऊपर कहीं देख रहे हैं, आपका फोटो एकदम सही आना चाहिए। फोटो की वजह से बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। पोजीशन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम, कैंडिडेट स्टूडेंट वियर अ कैप और मास्क और ग्लासेस टेकिंग अ लाइव फोटो। सिग्नेचर बेटा उसी तरह से अपलोड होने हैं, ठीक है। तो ये लाइव फोटो का फीचर नया ऐड हुआ है, दैट इज वेरी गुड। जो बच्चों को इशू रहता था कि कहीं फॉर्म फोटो की वजह से ना रिजेक्ट हो, तो फोटो वाला इशू एसएससी की न्यू वेबसाइट पे ये खत्म कर दिया गया है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि बेटा पोस्ट अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग हैं। देखो ये जैसे उन्होंने बताया भी है कि इस तरह की कोई गलती आप ना करें, स्ट्रेटली आप कैमरा में देख रहे हो ऐसा, एक्स्ट्रा कलर्स, टू क्लोज यानी स्पेक्स, ब्लर, ऐसे फोटोग्राफ अपलोड मत करना, टेढ़े मेढ़े कुछ ना हो। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट, ये करेक्ट फॉर्मेट है बस, है ना, ये वाला करेक्ट फॉर्मेट है बस। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ भी ऐसे गलत करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे बेटा इसी नोटिफिकेशन में ना आपको लास्ट में अब ये पोस्ट दे रखी है, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे पूरा अपलोड करवा चुका हूँ। इस वीडियो के लिंक के साथ आपको दोबारा टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को देख लें। बाकी मैं जल्दी ही सारी पोस्ट के लिए अलग अलग इन्हें क्लासिफाई करके आपके सामने लेके आऊंगा। जैसे देखो ये NWR रीजन का है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना। जैसे ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, तो आपको नहीं लगता जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। अब इसके ना डिटेल में, और अगर डिटेल में इस पोस्ट के बारे में जानना है ना तो इस पर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद एक आप नए पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे वो जो पोस्ट आप देख रहे थे ना, वो पोस्ट आप देख रहे थे, उस पोस्ट को यहाँ पे फेज 12 सेलेक्ट किया और मैंने सेलेक्ट रीजन किया, जैसे जो भी रीजन है नॉर्थ वेस्ट रीजन। इसके बाद सर्च करोगे, यहाँ पे ये सारी पोस्ट आ गई, इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। यहाँ पे देखो जैसे मैं पहली पोस्ट देखूँ फेज 12 सिलेक्शन फॉर नॉर्थ वेस्ट रीजन लेडी मेडिकल अटेंडेंट, तो देखो इसकी क्या क्वालिफिकेशन है। देखो पोस्ट नेम ये रहा, जॉब रिक्वायरमेंट यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम देखो इसकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है।
इसमें केवल मैट्रिकुलेशन चाहिए 10th में, इसमें क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन चाहिए 10th में केवल, है ना। तो इसको वो बच्चा भर सकता है जिसने 12th में मैट्रिकुलेशन है 10 से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें ऐसे हर पोस्ट का आप देख सकते हो रीजन सेलेक्ट करके। जैसे मुझे दूसरी पोस्ट का देखूँ मैं, तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिए, मिनिस्ट्री नेम, डिपार्टमेंटल नेम अभी दिया नहीं है कुछ। इसमें भी आपका क्या रिक्वायर्ड है, मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, मैट्रिकुलेशन वाला बच्चा इन्हें भर सकता है। जैसे इसे हम देखें तो यहाँ पर जैसे इस पोस्ट की डिटेल्स आ गई, इस पोस्ट की डिटेल्स आ गई, इसमें देखो हायर सेकेंडरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ना आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे हमारा ये जो यूपी वाला रीजन पड़ता है इसे हम CR रीजन कहते हैं, CR रीजन, सेंट्रल रीजन। तो जैसे अगर मैं देखो सेंट्रल रीजन की कुछ पोस्ट देखूं तो सेंट्रल रीजन पे क्लिक किया या सर्च किया तो ये सेंट्रल रीजन की पोस्ट आ गई। पहली पोस्ट आई मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका लेवल 1 की पोस्ट है ये। इसकी हम क्वालिफिकेशन देखें तो मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन आपका रिक्वायर्ड है। इस पोस्ट की सारी डिटेल दे रखी है आपको, है ना। जैसे इसमें तो सारे में 0 पद है, इसमें तो पद है ही नहीं, तो आपको देख लेना पद भी अलग अलग पोस्ट के अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पहुँच के बेटा, यहाँ पहुँच कर एक एक पोस्ट पे डिटेल में आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको खुद ही इसके बारे में बता दूंगा, इसके बारे में मैं खुद ही आपको बता दूंगा बेटा कि आप किस पोस्ट के लिए किस तरह से एलिजिबल रहने वाले हैं, कौन सी पोस्ट के लिए हर बच्चा एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी फेज 12 के बारे में। इसकी आपको पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे, वहाँ से आप इसको इन डिटेल एनालिसिस कर लें। और बेटा और मैं जल्दी ही इसकी हर पोस्ट की डिटेल एनालिसिस लेके आपके सामने आऊँगा। तो मिलते हैं बेटा जल्दी ही, जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद सभी को।